हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? रिवीजन कर रहे हो ना सही से? कोई भी डाउट हो व्हाट्सएप कर देना। चलो जी, आज हम लोग अपने इस लेक्चर में आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे अपना बीआरएस का बचा हुआ पार्ट। आपको पता है हमने बीआरएस स्टार्ट किया था अपने लास्ट लेक्चर में। उसमें मैंने आपके साथ विदाउट एडजस्टिंग वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया था। और आज मैं जो आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं वो करने जा रहा हूं कि जब हमें कैश बुक एडजस्ट करने को बोलेगा तो क्या करना है, किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है, वो आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा बच्चे। तो आइए जरा शुरू करते हैं और हमारा टॉपिक रहेगा ये। हमने कुछ क्वेश्चंस इसके देखे थे, क्वेश्चन नंबर 4 तक। क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोग देख चुके थे और मैं आपसे बात कर रहा हूं बीआरएस प्रिपरेशन आफ्टर एडजस्टिंग कैश बुक। कहता है एक ऐसा भी टॉपिक आएगा जहां पर आपको बीआरएस तो बनानी है, लेकिन उस बीआरएस को बनाने से पहले आपको अपनी कैश बुक एडजस्ट करनी होगी और आपको एक कैश बुक प्रिपेयर करनी होगी जिसको आप लोग बोलोगे एडजस्टेड कैश बुक। अब होता क्या है ना, बेसिकली मैं एरर की बात करूं या मैं ओमिशन की बात करूं, ये रिलेट करते हैं दो से, रिलेटेड टू। या तो ये रिलेट करेंगे आपकी कैश बुक से या ये रिलेट करेंगे, एरर भी हो सकता है, ओमिशन भी हो सकता है, मैं कहता हूं टाइमिंग भी हो सकता है। जो हमारा टाइमिंग डिफरेंस वाला पॉइंट है वो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये रिलेट करेंगे या तो कैश बुक से या पासबुक से। अगर ये कैश बुक से रिलेट कर रहे हैं तो ये जाएंगे विल बी ट्रांसफर टू एडजस्टेड कैश बुक। ये कहां जाएंगे? ये एडजस्टेड कैश बुक में जाएंगे। अगर पासबुक से रिलेट करते हैं विल बी ट्रांसफर टू बीआरएस डायरेक्टली, तो वो डायरेक्टली कहां ट्रांसफर हो जाएंगे? बीआरएस में ट्रांसफर हो जाएंगे। यानी मान लो आपसे कहता है कि कैश बुक में कोई एंट्री 2 बार हो गई तो वो बीआरएस में नहीं जाएगी, अब वो एडजस्टेड कैश बुक में जाएगी। आपसे कहते हैं कि आपके बैंक में कुछ पैसा जमा हुआ था जिसकी जानकारी आपको नहीं थी, इसीलिए वो कैश बुक में नहीं आया तो अब वो एडजस्टेड कैश बुक में आएगा, वो बीआरएस में नहीं जाएगा। जो चीज एडजस्टेड कैश बुक में आ गई वो बीआरएस में नहीं जाएगी और जो चीज बीआरएस में जानी है वो एडजस्टेड कैश बुक में नहीं आएगी। एडजस्टेड कैश बुक में बेसिकली क्या आएगा? जो कैश बुक से रिलेटेड एरर्स हैं, जो कैश बुक से रिलेटेड ओमिशंस हैं, सिर्फ वो कैश बुक में आएगा, सिर्फ वो एडजस्टेड कैश बुक में आएगा। क्लियर है यहां तक? अब इसी के ऊपर मैंने आप लोगों के साथ क्वेश्चन पढ़ना है। हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग कर चुके थे, क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग स्टार्ट करते हैं आज। ये ऑन 30th September 2017 बैंक अकाउंट ऑफ एक्स अकॉर्डिंग टू द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, यानी कैश बुक की बैलेंस की बात कर रहा है ये, कैश बुक के बैंक कॉलम की, वॉज ओवरड्रॉन टू द एक्सटेंट ऑफ, ये ओवरड्रॉन है टू द एक्सटेंट ऑफ रुपीज 4062, 4062 रुपीज का ओवरड्रॉन बैलेंस है। ओवरड्रॉन मैंने आपको बताया था ना, ओवरड्रॉन होता है अनफेवरेबल। ऑन द सेम डेट बैंक स्टेटमेंट शोड अ डेबिट बैलेंस ऑफ 20,758। अब बैंक स्टेटमेंट में डेबिट बैलेंस भी अनफेवरेबल बैलेंस है, दोनों में अलग आ रहा है। एक में 4062 आ रहा है कैश बुक में, और बैंक की जो स्टेटमेंट है यानी बैंक की जो पासबुक है उसमें आ रहा है 20,758 रुपीज। ऑन एग्जामिनेशन ऑफ द कैश बुक एंड बैंक स्टेटमेंट रिवील द फॉलोइंग।
अब ध्यान से समझना भाई, अ चेक फॉर ₹13,14,000 डिपॉजिटेड ऑन दिस वॉज क्रेडिटेड बाय बैंक ओनली ऑन 3 अक्टूबर। आपने एक चेक डिपॉजिट कराया बैंक में, लेकिन वो क्लियर नहीं हुआ। जब आपने बैंक में चेक डिपॉजिट कराया होगा तो आपने अपनी कैश बुक को इंक्रीज किया होगा, वो बैंक में क्रेडिट नहीं हुआ, तो क्या मैंने जो कैश बुक को इंक्रीज किया था वो मेरा एरर था? क्या वो कोई ओमिशन था? नहीं सर, वो कुछ भी नहीं है। तो मेरे को क्या कैश बुक में इसकी एंट्री करनी है? नहीं करनी है सर, क्योंकि हमने कैश बुक में कोई गलती नहीं करी है। ऐसे ही तो ये वाली जो पार्ट है ये सीधा कहाँ जाएगा? बीआरएस में जाएगा। अगला देखो, अ पेमेंट ऑफ बाय चेक फॉर ₹16,000, 16,000 की पेमेंट है चेक से, हैज बीन एंटर्ड ट्वाइस इन कैश बुक। ये गलती है, यहां आपने कैश बुक में गलती की है, तो आपको अपनी कैश बुक ठीक करनी चाहिए। पहले यहां बनाओगे आप एडजस्टेड कैश बुक में, ये जाएगा आपका एडजस्टेड कैश बुक ACB। 29 सितंबर 2017, बैंक क्रेडिटेड एन अमाउंट ऑफ 1,17,400 रिसीव्ड फ्रॉम अ कस्टमर ऑफ एक्स, बट एडवाइस वॉज नॉट रिसीव्ड बाय एक्स। तो आपको कस्टमर से डायरेक्ट पैसा आया जो कि बैंक में जमा भी हो गया, लेकिन कैश बुक में जमा नहीं हुआ, तो ये ओमिशन है कैश बुक का, तो ये एडजस्टेड कैश बुक में जाएगा। ये ओमिशन है तो ये एडजस्टेड कैश बुक में जाएगा। फोर्थ, बैंक चार्जेस अमाउंटिंग टू 580 हैड नॉट बीन एंटर्ड इन कैश बुक। अगेन ओमिशन है कैश बुक का, तो ये एडजस्टेड कैश बुक में जाएगा। ऑन 6 सितंबर 2017, बैंक क्रेडिटेड ₹20,000 टू एक्स इन एरर। बैंक की गलती है सर, बैंक ने एक्स को क्रेडिट किया। अब मुझे बताओ, अगर क्रेडिट कर रहा है बैंक, अगर बैंक ने क्रेडिट किया है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है बैंक ने हमारे अकाउंट में पैसा जमा कराया है गलती से। क्या ये कैश बुक की गलती है? नहीं बच्चे, कैश बुक की गलती नहीं है, तो हम इसे एडजस्टेड कैश बुक में नहीं भेजेंगे। हम इसे कहाँ भेजेंगे? हम इसे सीधा बीआरएस में भेजेंगे। हम इसे सीधा बीआरएस में भेजेंगे। A bill of exchange for ₹140 was discounted by X with his बैंक। कोई बिल था जो बिल डिस्काउंट करा रखा था उसने बैंक से, बिल डिसऑनर हो गया। जब बिल डिसऑनर हो जाता है तो डायरेक्ट बैंक से पे कट जाता है पैसा, तो डायरेक्ट बैंक से पैसा कट गया, लेकिन उसकी कोई एंट्री नहीं की। कहाँ पर? एक्स ने। एक्स ने नहीं की मीन्स कैश बुक में उसकी कोई एंट्री नहीं हुई है। अगर कैश बुक में उसकी कोई एंट्री नहीं हुई है तो ये ओमिशन का केस है कैश बुक का, तो ये आपका एडजस्टेड कैश बुक में जाएगा। आगे, चेक इशू किया आपने बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। तो चेक इशू किया लेकिन वो प्रेजेंट नहीं हुआ पेमेंट के लिए। तो अगर वो प्रेजेंट नहीं हुआ पेमेंट के लिए तो क्या ये कोई ओमिशन है? नहीं सर। कैश बुक का क्या ये कोई एरर है? नहीं सर। ये कहाँ जाएगा? ये बीआरएस में जाएगा। मैं आपको मोटा मोटा बताऊं बीआरएस में क्या जाएगा, अगर आप मेरे से पूछो, समरी ऑफ ट्रांजैक्शंस that will go directly to BRS। कुछ ऐसी ट्रांजैक्शन जो डायरेक्टली कहाँ जाएंगी? बीआरएस में जाएंगी। इसमें आप मेरे से पूछोगे ना, मैं कहूँगा एक वो होती है ना जिसमें हम चेक इशू करते हैं बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, वो डायरेक्टली बीआरएस में जाएगी, वो एडजस्टेड कैश बुक में नहीं जाएगी। दूसरा, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड। चेक डिपॉजिट हुआ लेकिन कलेक्ट नहीं हुआ, वो भी बीआरएस में जाएगा, एडजस्टेड कैश बुक में नहीं जाएगा। एनी एरर कमिटेड बाय बैंक इन पासबुक। अगर एरर कहां पर है? एरर किया है बैंक ने पासबुक में, तो वो भी सीधा बीआरएस में जाएगा। वो भी आपका किस में नहीं जाएगा? एडजस्टेड कैश बुक में नहीं जाएगा।
तो ये 3 चीजें हैं जो एडजस्टेड कैश बुक में नहीं जाएंगी, बाकी सब एडजस्टेड कैश बुक में चला जाता है। करें जी शुरू, आइएगा। आंसर नंबर 5। अब यहाँ पे BRS बनाने से पहले मैं क्या बनाऊंगा, मैं बनाऊंगा एडजस्टेड कैश बुक। ध्यान से देखना, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एडजस्टेड कैश बुक ही आता है आपके पास फाउंडेशन लेवल पे, क्योंकि इससे पहले वाला तो आपका 11th लेवल का था, तो उसको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है फाउंडेशन में जितनी इसको है। वही फॉर्मेट जो हम कैश बुक के लिए यूज करते हैं, LF की जरूरत नहीं है। ये डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर्स या रिसिप्ट भी कह सकते हो, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। और आपको पता है ये जब मैं एडजस्टेड कैश बुक की बात कर रहा हूं तो मैं किसकी बात कर रहा हूं, सिर्फ बैंक कॉलम की। मैं यहां पर कोई 3 कॉलम कैश बुक बनाने नहीं बैठ जाऊंगा कि मैं कैश का भी कॉलम ओपन करूं, फिर मैं डिस्काउंट का भी कॉलम ओपन करूं। नहीं जी नहीं, सिर्फ मुझे बैंक कॉलम से मतलब है, मैं सिर्फ बैंक कॉलम करूंगा। तो मैं सिर्फ बैंक कॉलम आपके साथ डिस्कस करूंगा, यहां पर भी ये ध्यान रखना। अब एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले आपको चाहिए इनका बैलेंस। देखना जरा बैलेंस कितना था कैश बुक का, ये था ना सर, बैंक अकाउंट अकॉर्डिंग टू बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। तो कैश बुक का बैंक कॉलम, और वो भी कौन सा बैलेंस है, ओवरड्रॉन, यानी अनफेवरेबल 4062। तो अनफेवरेबल मतलब क्रेडिट हो जाएगा, कैश बुक का अनफेवरेबल मतलब क्रेडिट हो गया 4062, 4062। ये आपने नाम दे दिया इसको बाय बैलेंस BD। अब भैया इसको आपको पता है, मैं कई बार बता चुका हूँ, कैश या बैंक आपका एसेट होता है। स्टार्टिंग कहाँ से होती है, डेबिट से होती है। ओवरड्रॉन होगा तो स्टार्टिंग कहाँ से होगी, क्रेडिट से होगी। ओवरड्रॉन मतलब अनफेवरेबल। डन। अब देखते हैं कौन कौन सी एंट्री कहाँ कहाँ जाएंगी। फर्स्ट वाली BRS में थी, उसको नहीं छेड़ रहा। सेकंड वाली देखना, अ पेमेंट ऑफ बाय चेक 16,000 गलती से आपने 2 बार कैश बुक में डाला। तो मुझे एक बात बताओ, अच्छा मैं आपको अगर थोड़ा सा याद दिलाऊं तो ये वाली जो साइड है ना, ये रिसिप्ट वाली होती थी, और क्रेडिट वाली जो साइड है वो पेमेंट वाली होती थी। याद होगा आपको ना, ये डेबिट वाली साइड है तो वो रिसिप्ट की है, क्रेडिट वाली साइड है तो वो पेमेंट की है। अब अगर आपने किसी को 16,000 के चेक से पेमेंट की होगी, आपने उसको गलती से 2 बार एंटर कर दिया कैश बुक में, तो आपने 2 बार कौन सी साइड एंटर किया होगा, आपने दोनों बार क्रेडिट साइड एंटर किया होगा, क्योंकि आप पेमेंट कर रहे हो। तो 16 इंटू 2 32,000 से आपने क्रेडिट कर दिया होगा, जो कि गलत है। तो हमें उसे ठीक करने के लिए क्या करूंगा, मैं उसे एक बार 16,000 से वापस डेबिट कर दूंगा। चेक एंटर्ड ट्वाइस, डन। मेरी सेकेंड एंट्री हो गई। आगे देखना, थर्ड, ऑन 29 सितंबर 2017 बैंक क्रेडिटेड एन अमाउंट ऑफ रुपीज 1,17,400 रिसीव्ड फ्रॉम अ कस्टमर एक्स। बैंक ने क्रेडिट किया मतलब बैंक ने जमा किया, तो बैंक ने इंक्रीज किया है, बैंक ने इंक्रीज किया है, जिसको कैश बुक में नहीं डाला गया, तो ओमिशन है। ओमिशन का मतलब होता है जो चीज ठीक है वो कर दो। तो अगर आपको किसी से पैसा मिलता तो आप उसे कैश बुक में किस साइड दिखाते हैं, रिसिप्ट साइड दिखाते हैं। रिसिप्ट साइड कौन सी होती है, रिसिप्ट साइड डेबिट साइड होती है। कितना अमाउंट है, अमाउंट है 1,17,400, तो 1,17,400 ये हो गया आपको टू एक्स अकाउंट। ये एक्स था, वो बंदा एक्स था नहीं, कोई और था शायद। ऑन 20 बैंक क्रेडिट रिसीव फ्रॉम अ कस्टमर ऑफ एक्स, कस्टमर ऑफ एक्स है, एक्स तो हम खुद हैं, तो कस्टमर का नाम नहीं दे रखा, तो मैं यहाँ खाली कस्टमर्स अकाउंट लिख के छोड़ दूंगा। ये भी हो गया मेरा, थर्ड हो गई। फोर्थ भी इसी की है, बैंक चार्जेस थे 580, 580 बैंक चार्जेस, जो कि आपने बैंक में तो घटा दिए, बैंक में तो डिडक्ट कर दिए, कैश बुक में डिडक्ट नहीं किए। तो 580 अगर कैश बुक में डिडक्ट करना है तो किस साइड लिखेंगे हम, क्रेडिट साइड लिखेंगे
580 बाय बैंक चार्जेस 580, डन, ये भी हो गया। ऑन 6 सितंबर 2017 बैंक क्रेडिटेड ₹20,000 टू एक्स इन एरर, ये बीआरएस का आइटम है क्योंकि गलती किसने की थी, बैंक ने की थी। 6th पॉइंट में कहता है बिल ऑफ एक्सचेंज है 140 का, जो कि डिस्काउंट कराया था, बाद में डिसऑनर हो गया, आपके बैंक से डायरेक्ट पैसा कट गया, आपके बैंक से डायरेक्ट पैसा कट गया, कैश बुक से भी काटना था लेकिन आपने नहीं काटा, तो अब काट दो 140। कुछ नाम दिया हुआ है इसका नहीं, तो मैं यहाँ लिख दूंगा बाय बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर्ड, बस ये भी हो गई मेरे पास 6th। तो मेरे पास रह गई, सेकंड भी हो गई, 1 रह गई, 5 रह गई और 7 रह गई, और ये तीनों किसके पार्ट हैं, ये तीनों आपके डायरेक्ट बीआरएस के पार्ट हैं। अब आप क्या करोगे, आप करोगे इसका टोटल, और इसका टोटल करके आप इधर वालों को करोगे माइनस, आप इसका टोटल करके इधर वालों को करोगे माइनस। टोटल पहले उस साइड का करना जो साइड आपको बड़ी लग रही है, तो ये वाली साइड, क्रेडिट वाली साइड मुझे बड़ी लग रही है, 4062 प्लस 580 प्लस 140, 144642 माइनस 16,000 माइनस 117,400, 11,242 ये आपका बैलेंस सीडी कह सकते हो, जो आपका एडजस्टेड का बैलेंस आया। अब जब आप बीआरएस बनाओगे ऑफ मिस्टर एक्स एज ऑन 30th सितंबर 2017, आप बीआरएस बनाओगे, तो बीआरएस के लिए सिर्फ 3 आइटम बचे हैं अब हमारे पास, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स प्लस माइनस। ठीक है जी। अब आप क्या करो, आप कोई सा भी बैलेंस उठा सकते हो, मैं ये वाला बैलेंस उठा रहा हूं यानी बैंक वाला, और बैंक स्टेटमेंट का ये डेबिट बैलेंस था, डेबिट मतलब अनफेवरेबल 20758, तो मैंने बताया हुआ है आपको अनफेवरेबल माइनस में आता है 20758, अनफेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक। ठीक है जी। अब वो 3 आइटम जो बीआरएस में आएंगे, पहला फर्स्ट आइटम, फर्स्ट ट्रांजैक्शन, चेक 13,14,000 का डिपॉजिट हुआ था लेकिन क्रेडिट नहीं हुआ, तो चेक डिपॉजिट हुआ तो आपने क्या किया होगा, आपने अपनी कैश बुक बढ़ा दी होगी, पासबुक नहीं बढ़ी। अब बैलेंस किसका गिवन है, पासबुक का, तो अब क्या करूंगा मैं, पासबुक को बढ़ा दूंगा 13,14,000 से, बढ़ाने का मतलब है प्लस में लिखना, 13,14,000। सेकंड, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड कह लो या कलेक्टेड कह लो। थर्ड हो गया, फर्स्ट भी हो गया, और कौन सा है, फिफ्थ है। फिफ्थ में क्या किया है, बैंक ने गलती से हमारे अकाउंट को, हमारे बैंक अकाउंट को गलती से 20,000 से ज़्यादा क्रेडिट कर दिया, तो मेरा बैंक अकाउंट 20,000 से ज़्यादा आ रहा है, मैं उसे क्या कर दूंगा, कम कर दूंगा 20,000 से, तो माइनस में डाल दो। रॉन्गली क्रेडिटेड बाय बैंक, गलती से बैंक ने क्रेडिट कर दिया तो हमने उसे वापस माइनस कर दिया। लास्ट 7th है, चेक इशू किया था, इशू किया होगा तो मैंने अपनी कैश बुक को कम कर दिया होगा, लेकिन प्रेजेंट नहीं हुआ तो मेरी पासबुक कम नहीं हुई। अब मैं अपनी पासबुक को भी कम कर दूंगा क्योंकि बैलेंस पासबुक का गिवन है, पासबुक को भी कम कर दूंगा 13,26,000, 13,26,000। चेक issued
but not presented। आइए जरा आप टोटल देखते हैं कौन सी साइड बड़ी लग रही है। ये 13,26,000 है ना, हाँ, और वो 13,14,000 था, तो माइनस वाली साइड बड़ी लग रही है। 20,758 प्लस 20,000 प्लस 13,26,000, 13,66,758। इधर का भी टोटल सेम चलना चाहिए, 758 माइनस 13,14,000। तो आप देखोगे, आप पाओगे इसका बैलेंस आ गया कितना, 52,758। तो ये आपका बैलेंस आ गया एज पर पासबुक, सॉरी कैश बुक, बैलेंस एज पर कैश बुक। ये आ गया जी आपके पास। अगर इसी को ही आप लोग मान के चलो कि मैं इसको कहता हूं कि भाई सेम क्वेश्चन सेम चीज को अगर आप मेथड लेते, यानी कि अगर आप बैलेंस लेते किसका, कैश बुक का, तो कैश बुक का बैलेंस किधर आ रहा है, ये आ रहा है एडजस्टेड वाली कैश बुक का, तो वो भी अनफेवरेबल ही है। तो अनफेवरेबल वाला मैं लिखूंगा तो माइनस में ही, कितना है 11,242, 11,242। इसको मैं नाम देता अनफेवरेबल एज पर कैश बुक। अब यही तीनों एंट्री देखो, जैसे पहली एंट्री थी चेक डिपॉजिटेड वाली, ये वाली 13,14,000, यही वाली एंट्री देखो 13,14,000। तो 13,14,000 मैंने डिपॉजिट कराया तो कैश बुक इंक्रीज हो गई, पासबुक नहीं हुई, तो कैश बुक को कम कर दूंगा। तो कैश बुक को कम करने से मेरा मतलब है कि कैश बुक को क्या करो, माइनस करो। तो 13,14,000 माइनस में आता, और ऐसे ही ये दोनों उठकर इधर आ जाते हैं 13,26,000। अब अगर आप इसको देखते तो 11,242, 13,14,000, 13,25,242 माइनस 20,000 माइनस 13,26,000, तो 20,758 इसी साइड आ रहा है, यानी ये वाली साइड बड़ी नहीं है, ये वाली साइड बड़ी आएगी। तो 20,758 बैलेंस आ रहा है, और ये 20,758 अगर आप देखते हो ना, तो ये हमारे क्वेश्चन का ही पार्ट था, ये रहा जो इन्होंने आपको निकाल के दिया हुआ था। तो आप दोनों में से किसी भी तरीके से कर सकते हो क्वेश्चन को। ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 5 था। सेम ऐसे ही मैं क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूं। अब क्वेश्चन नंबर 6 मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं, सेम इसी तरीके का क्वेश्चन है। ऑन 30 दिसंबर बैंक कॉलम ऑफ ए फिलीपींस कैश बुक शोज अ डेबिट बैलेंस ऑफ दिस। अब अगर कैश बुक डेबिट बैलेंस शो कर रही है तो इसका मतलब फेवरेबल है, इसका मतलब फेवरेबल है 4610। और ये पाया आपने चेक अमाउंटिंग टू 36 विच वर इशूड एंटर्ड इन कैश बुक वर नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, किस में जाएगा, बीआरएस में जाएगा। चेक अमाउंटेड 250 हैड बीन रिकॉर्डेड इन कैश बुक एज हैविंग बीन पेड इनटू बैंक, मतलब डिपॉजिटेड, मैंने आपको बताया हुआ है डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बट वर एंटर्ड इन बैंक स्टेटमेंट ऑन 1 जनवरी, बाद में एंटर हुए। तो चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, ऐसे ही चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड, दोनों बीआरएस का पार्ट है। एडजस्टेड कैश बुक में इसका कोई लेना देना नहीं है। एक चेक 73,000 का डिसऑनर हुआ, लेकिन उसका रिकॉर्ड नहीं है कैश बुक में। अगर कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं है तो डालो ना, किसने मना किया है, एडजस्टेड कैश बुक बनाओ उसमें डालो। 380 का डिविडेंड पेड डायरेक्ट टू द बैंक, डायरेक्ट टू द बैंक, नॉट बाय द बैंक, टू द बैंक। बैंक को पैसा मिला, हैड नॉट बीन रिकॉर्डेड इन कैश बुक, तो नहीं रिकॉर्ड तो डालो भाई, किसने मना किया है आपको, डालो। बैंक इंटरेस्ट एंड चार्जेस थे ये, बैंक में चार्ज हुए लेकिन कैश बुक में नहीं है तो डालो। एडजस्टेड कैश बुक, नो एंट्री हैज बीन मेड इन कैश बुक फॉर अ ट्रेड सब्सक्रिप्शन ऑफ 10,000 पेड वाइड बैंक, सेम।
आपने किसी चीज़ का कोई सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है, किसी चीज़ की कोई क्या कहते हैं उसको, सब्सक्रिप्शन लेते हैं ना हम लोग, आप लोग लेते हो नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन, अमेजोन प्राइम का सब्सक्रिप्शन, तो इस तरीके से कोई सब्सक्रिप्शन लिया है, 10,000 पे हुआ, डायरेक्ट बैंक से पे हुआ, कैश बुक में एंट्री नहीं है, तो डालो जी, एडजस्टेड कैश बुक में डालेंगे। और भी है, हाँ जी एक और है, अ चेक फॉर ₹27,000 ड्रॉन बाय बी फ्लिप हैड बीन चार्ज टू ए फ्लिप अकाउंट। इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखो हम जिसके अकाउंट बना रहे हैं उसका क्या नाम है, उसका भाई का नाम क्या है, उन भाई का नाम है ए फ्लिप। ए फ्लिप उनका नाम है। अब यहां क्या गलती हुई है, ड्रॉन बाय बी फ्लिप हैड बीन चार्ज, इन वर्ड्स को ध्यान रखना पड़ेगा आपको। ड्रॉन बाय बी फ्लिप का मतलब है बी फ्लिप ने चेक काट कर दिया था, लेकिन गलती से हमने क्या मान लिया कि ए फ्लिप ने काट के दिया है और ए फ्लिप के अकाउंट में चार्ज हो गया, यानी डेबिट हो गया ए फ्लिप के बैंक अकाउंट में बाय मिस्टेक। कब? दिसंबर में। गलती किसकी है? मेरी गलती है क्या? बैंक की गलती है। मेरी कैश बुक में एडजस्ट होगा क्या? नहीं, मेरी गलती नहीं है तो क्यों होगा? फिर कहाँ जाएगा? बीआरएस में जाएगा। करें एक बार फटाफट से, आइएगा। आंसर नंबर 6, आंसर नंबर 6 पहले बनाते हैं एडजस्टेड कैश बुक ऑफ ए फ्लिप। सब कुछ सेम है, डेबिट, क्रेडिट, पापा, पापा मतलब पर्टिकुलर अमाउंट, इन शॉर्ट पापा। सबसे पहले आपको कैश बुक का बैलेंस क्या दिया हुआ है? आपको फेवरेबल बैलेंस दिया हुआ है 4610 का, तो फेवरेबल बैलेंस है तो डेबिट में आएगा 4610 टू बैलेंस बीडी। फिर कौन कौन सी एंट्री है जो एडजस्टेड कैश बुक में आएगी? एंट्री नंबर 3, 73,000 का चेक जो कि डिसऑनर हो गया, तो बैंक से तो कट गया, कैश बुक से नहीं काटा आपने, तो अब मैं इसको कैश बुक में काटूंगा 73,000 बाय चेक डिसऑनर्ड, डन। और कौन सी हो गई? थर्ड हो गई। फोर्थ भी इसी में आएगी, 380 का डिविडेंड डायरेक्टली बैंक में आया, आपको कैश बुक इंक्रीज करनी थी, आपने अभी तक नहीं करी, तो अब कर दीजिए 3,80,000 टू डिविडेंड अकाउंट या कलेक्टेड। फोर्थ हो गई। फिफ्थ भी इसी में आएगी भाई, बैंक इंटरेस्ट और चार्ज किया है, चार्जेस चार्ज किए हैं 4200 बैंक ने चार्ज किया है, मतलब बैंक ने हमारा अकाउंट कम कर दिया है, कैश बुक कम नहीं हुई है, तो कैश बुक को भी कम कर देंगे 4200 से बाय इंटरेस्ट एंड बैंक चार्जेस। फिफ्थ हो गया। सिक्स्थ भी इसी में आएगा, कोई ट्रेड सब्सक्रिप्शन था 10,000 का, तो ट्रेड सब्सक्रिप्शन की आपने पेमेंट की बैंक से, लेकिन कैश बुक में कम नहीं किया, तो कैश बुक में भी कम कर दीजिए बाय ट्रेड सब्सक्रिप्शन, डन। सेवंथ एंट्री भी इसी की है क्या? नहीं, सेवंथ एंट्री बीआरएस की है, तो पहले मैं यहां तक कंप्लीट करूंगा, देखने से ही पता लग रहा है डेबिट साइड बड़ी है। 384610, 384610 माइनस 73,000 माइनस 4200 माइनस 10,000, 297,410 आपका बैलेंस सीडी आ गया। क्रेडिट साइड आया है तो फेवरेबल बैलेंस है, सेम अमाउंट 384610। इसके बाद मैं बनाऊंगा बीआरएस ऑफ ए फ्लिप
एज ऑन डेट दी थी, कुछ दी थी 30 दिसंबर 2017। सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स प्लस माइनस। इसी को यूज कर लेता हूं, कैश बुक के बैलेंस को यूज कर लेता हूं। फेवरेबल बैलेंस गिवन है कैश बुक का, फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक कितना 297,410, ये वाला बैलेंस उठाया मैंने यहाँ पे ना, जो हमने कैलकुलेट किया था कैश बुक को एडजस्ट करने के बाद। अब एक एक करके देखते हैं। पहली एंट्री आपने चेक इशू किया, तो आपने इशू किया होगा तो कैश बुक में से माइनस कर दिया होगा। पासबुक में ज़्यादा आ रहा है, कैश बुक को वापस इंक्रीज कर दो 630 से, 630 से वापस इंक्रीज कर दो चेक इशूड बट नोट पेड। थर्ड में था जहां पर आपने चेक डिपॉजिट कराया होगा 250 का, तो आपने कैश बुक को इंक्रीज किया होगा, लेकिन पासबुक इंक्रीज नहीं हुई, तो आप क्या करोगे, कैश बुक को वापस कम कर दोगे 250 से। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड। फोर्थ देखते हैं। फोर्थ में सीधा हमारे पास ना 3 ही एडजस्टमेंट है इसमें बेसिकली। मैंने आपको बताया ना, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड और एरर्स कमिटेड बाय बैंक। सिर्फ ये 3 पॉइंट्स हैं जो किस में जाएंगे, बीआरएस में, बाकी सब एडजस्टेड कैश बुक में डाल देना उठा के। एक चेक था 27,000 का, बी फ्लिप के अकाउंट से कटना था, गलती से ए फ्लिप के अकाउंट से कट गया, तो ए फ्लिप का अकाउंट कम हो गया, बैंक अकाउंट कम हो गया, कैश बुक ज्यादा है, कैश बुक को भी कम कर दो, कैश बुक को भी कम कर दो 27,000। अब यहां पर समझो, जब मैं ये कहता हूं ना कि गलती से बैंक अकाउंट में कट गया, कैश बुक में अभी है, तो बच्चा कहता है सर गलती तो बैंक में हुई ना, बैंक को बढ़ाओ। नहीं, मैंने आपको बताया था इस चैप्टर में मैं गलती ढूंढने के लिए नहीं बैठा हूं, मैं दोनों को मैच करने के लिए बैठा हूं। और मैं किसके साथ छेड़खानी करूंगा, जिसका बैलेंस गिवन है। बैलेंस किसका गिवन है, कैश बुक का गिवन है। तो 27,000 मेरे अकाउंट से कट गए, तो मैं कैश बुक से भी घटाऊंगा। wrongly डेबिटेड बाय बैंक। देखो जरा कौन सी साइड बड़ी लग रही है आपको, 250 ये वाली बड़ी है सर, प्लस वाली बड़ी है। 630 प्लस 297410, 927410 माइनस 250 माइनस 27,000, तो 650,410, 927410। ये आपका बैलेंस आ गया। आप किसके अकॉर्डिंग, बैलेंस एज पर पासबुक। कैश बुक का तो आपको गिवन ही था ऊपर, तो ये आपका पासबुक का बैलेंस आ गया 650,410। ठीक है जी, ये आपका क्वेश्चन था बच्चे। इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस और हैं आपके पास 7, 8, 9, मैं नहीं करा रहा हूँ, सेम क्वेश्चंस हैं आपके स्टडी मॉड्यूल के, तो वो क्वेश्चंस आप लोग एक बार ट्राई कीजिएगा, बिल्कुल सेम पॉइंट्स हैं। अगर कहते हो तो मैं डिस्कस कर लेता हूँ आपके पास। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 है, तो बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, तो कैश बुक का नेगेटिव बैलेंस दे दिया। इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक बट नो एडवाइस रिसीव, तो इंटरेस्ट आपके बैंक से कम हो गया, कैश बुक को भी कम कर देंगे, क्योंकि छेड़खानी किसके साथ होगी इसमें, कैश बुक के साथ। तो ये कहाँ आएगा, माइनस साइड आएगा। चेक इशूड, अच्छा ये भी कहाँ आएगा, ये भी माइनस साइड ही आएगा।
चेक इशू किया लेकिन प्रेजेंट नहीं हुआ, तो इशू किया तो कैश बुक कम हो गई, पासबुक ज़्यादा है, कैश बुक को बढ़ा दो, प्लस कर दो, प्लस साइड डाल दो। ट्रांसपोर्ट सब्सिडी रिसीव्ड फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्टली बाय बैंक, तो मेरा बैंक इंक्रीज हो गया, कैश बुक कम है, कैश बुक को बढ़ा दो। ड्राफ्ट डिपॉजिटेड इन द बैंक बट नॉट क्रेडिटेड, ड्राफ्ट होता है ना डीडी, डिमांड ड्राफ्ट बनाया होगा आप लोगों ने, कहीं एडमिशन लेने के लिए डीडी बनाना पड़ता है, तो एक तरह का चेक ही मान लो, अगर नहीं पता तो चेक मान लो। ड्राफ्ट था जो कि डायरेक्ट बैंक में डिपॉजिट हुआ बट नॉट क्रेडिटेड टिल 31 दिसंबर, लेकिन अभी तक वो बैंक में क्रेडिट हुआ नहीं, तो आपकी कैश बुक ज़्यादा आ रही है, बैंक कम आ रहा है, कैश बुक को कम कर दो, माइनस। बिल्स फॉर कलेक्शन क्रेडिटेड बाय बैंक बट नो एडवाइस रिसीव्ड बाय द कंपनी, कंपनी को कोई एडवाइस रिसीव नहीं हुई, यानी पासबुक ज़्यादा है, कैश बुक कम है, कैश बुक को बढ़ा दो, प्लस। अमाउंट रॉन्गली डेबिटेड बाय टू द कंपनीज अकाउंट बाय बैंक, गलती से कंपनी का अकाउंट डेबिट कर दिया यानी घटा दिया, तो कैश बुक ज़्यादा आ रही है, कैश बुक को भी घटा दो। अगर आंसर देखें तो माइनस वाली साइड बड़ी होगी, मैं माइनस वाली साइड का टोटल कर रहा हूँ, 2245900 ये माइनस था, उसके नीचे वाला भी माइनस था 278700, तो मैं इन सबको प्लस कर रहा हूँ एक साथ। ऐसे ही फिर आपका फिफ्थ नंबर वाला 13,50,000 और लास्ट में सेवन्थ नंबर वाला 7,40,000, इन सबको करके मैं प्लस वालों को माइनस कर दूंगा, यानी थर्ड वाला 6,60,000 और फोर्थ वाला 14,25,000 और सिक्स्थ वाला 8,36,000, तो मेरा जो बैलेंस आ रहा होगा वो आएगा 16,93,600। तो एक तो मैं आपको इसका आंसर चेक करा देता हूँ, 8th और 9th भी आपके सेम है। एडजस्टेड कैश बुक क्वेश्चन में बोलेगा तो आप बनाओगे, जैसे यहाँ पर बोला था आपको टू मेक एप्रोप्रिएट एडजस्टमेंट इन कैश बुक, और इसमें भी आपको बोला था टू शो द एप्रोप्रिएट रेक्टिफिकेशन रिक्वायर्ड इन द कैश बुक, तो जब एडजस्टेड बोलेगा कैश बुक तभी आप बनाओगे। और मैंने बोला 3 आइटम को छोड़ देना बस, उन 3 आइटम के अलावा बाकी सब कुछ, उन 3 आइटम के अलावा बाकी सब कुछ, कौन से 3 आइटम है? चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर एंड ऑल एरर कमिटेड बाय बैंक, ये तीनों डायरेक्ट बीआरएस में जाएगा। इसके अलावा बाकी कुछ भी होगा तो वो सीधा किस में जाएगा? वो जाएगा आपका एडजस्टेड कैश बुक में। चलिए चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, एक बार इसकी जरा रीडिंग मार लेते हैं, और काफ़ी हद तक रीडिंग हमने अपने लास्ट लेक्चर में लगवाई थी आपसे, इलस्ट्रेशन 4 तक मैंने आपको लगवा दिया था, यहाँ पे हमें शुरू करना था। ठीक है, मीनिंग ऑफ एडजस्टेड कैश बुक, वाइल एडजस्टिंग कैश बुक फॉलोइंग एडजस्टमेंट आर कंसीडर्ड, तो एडजस्टेड कैश बुक करते वक्त क्या क्या चीज़ों को कंसीडर करना है? ऑल द एरर्स like wrong amount recorded in cash book, entry posted twice in cash book, over or undercasting the balance, and omissions, कोई भी एरर हो, कोई भी omissions हो जो कि कैश बुक ने किया है, कैश बुक में गलती हुई है। एरर्स अकरिंग इन द पासबुक, यानी एरर कमिटेड बाय बैंक, आर नॉट टू बी एडजस्टेड इन कैश बुक, ऑल द एडजस्टमेंट्स कंसिडर्ड इन द एडजस्टेड कैश बुक आर नॉट कैरिड अगेन टू बीआरएस, जो आपने एडजस्टेड कैश बुक में डाल दिया फिर वो बीआरएस में नहीं जाएगा। इलस्ट्रेशन 5 हमने कराया आपको, जिसमें ये बैलेंस आया था, आपको याद हो 11,242, और फिर वो वाला बैलेंस आ गया था। इलस्ट्रेशन 6 मैंने आपको कराई, इलस्ट्रेशन 7 भी अभी मैंने आपके साथ डिस्कस की थी ना, जिसका आंसर हमें देखना था, ये रहा 16,93,600, 16,93,600। एक बार देख लें जरा, ठीक था कि कुछ गलती तो नहीं करी थी हमने? भाई ह्यूमन एरर है, मेरे से भी हो सकता है, ऐसा कुछ वो नहीं है, एक बार चेक कर लेना चाहिए। 16,93,600 ये रहा, बट अभी तो नहीं हुआ है, ठीक है। 16,93,600 ये आंसर था आपका, डन। इलस्ट्रेशन 8 और 9 एडजस्टेड कैश बुक बना के भी देख लेना और बिना उसके भी देख लेना, आप समझ जाएंगे।
कैश बुक में भी आप देखोगे, ठीक है, इलस्ट्रेशन 10, ये इलस्ट्रेशन प्लीज आप देख लेना, सब कुछ सेम है। मैं आपके साथ एक बार वो एमसीक्यू वाले क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूँ और ये इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके पास, कितने हैं वो देख लेते हैं एक बार। ये बड़े क्वेश्चंस भी हैं इसमें बाद में, तो बड़े भी देख लेना बाद में। अब ये पहला क्वेश्चन जो है ना, इस तरह के क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चे। व्हेन द बैलेंस एज पर कैश बुक इज द सबट्रैक्टिंग पॉइंट, यानी ये बनी आपकी बीआरएस, ये प्लस ये माइनस। अब ध्यान से समझना इस चीज को। अगर बैलेंस है एज पर कैश बुक और वो भी कहां पर है, माइनस वाली साइड में है, डायरेक्ट डिपॉजिट किया कस्टमर ने। अगर कस्टमर ने डायरेक्ट डिपॉजिट किया है तो आपका बैंक इंक्रीज हुआ, कैश बुक इंक्रीज नहीं हुआ। अब मैं कैश बुक को क्या करूंगा, इंक्रीज करूंगा। तो कैश बुक को इंक्रीज करने का मतलब है मैं कैश बुक को बढ़ाऊंगा। तो कैश बुक को बढ़ाऊंगा तो मैं कैश बुक में प्लस वाली साइड डालूंगा। तो मैं इसको क्या कर रहा हूं, मैं इसको ऐड कर रहा हूं, आर एडिटेड। तो मैंने इसको क्या करा, ऐड किया। डेबिट बैलेंस इन कैश बुक, कैश बुक का डेबिट बैलेंस मतलब प्लस। कहता है जो कैश बुक का डेबिट बैलेंस है, क्या बैंक स्टेटमेंट का भी डेबिट बैलेंस है? नहीं, रिवर्स होता है, वाइस वर्सा है। तो वो बैंक स्टेटमेंट का क्रेडिट बैलेंस माना जाएगा। व्हेन बैलेंस एज पर पासबुक इज द स्टार्टिंग पॉइंट, अब इसको समझो, प्लस माइनस क्या है स्टार्टिंग पॉइंट, पासबुक। व्हेन बैलेंस एज पर पासबुक, और खाली क्या लिखा है, बैलेंस। अच्छा इसमें एक सेकंड रुकना सर, एक सेकंड रुकना, इसमें एक सेकंड रुकना सर, इसमें कुछ गड़बड़ हो गई है, सॉरी। मैं इसको दोबारा समझाता हूँ आपको ना, वरना ये आगे आपको दिक्कत करेगा। दूसरा इस तरह से देखो इसको, प्लस माइनस क्या कहता है, व्हेन द बैलेंस एज पर कैश बुक इज द स्टार्टिंग पॉइंट। तो कैश बुक का बैलेंस यहाँ आया होगा, क्योंकि कुछ लिखा नहीं है तो फेवरेबल है। अब डायरेक्ट जब डिपॉजिट कराया कस्टमर ने, डायरेक्ट डिपॉजिट कराया तो आपका बैंक इंक्रीज हो गया, कैश बुक को इंक्रीज करना है तो आपने ऐड कर दिया। तो आंसर क्या हो गया, ये ऐड हो गया इसमें, ये इसमें ऐड हो गया। ऐसे इसमें बैलेंस दिया हुआ है पासबुक का, इंटरेस्ट बैंक ने दिया तो मेरी पासबुक ज़्यादा आ रही है, उसे कम करना है तो उसे डालूंगा मैं माइनस साइड, तो ये माइनस हो गया। ऐसे चलता है, ये ध्यान रखना। BRS इज प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ बैंक स्टेटमेंट एंड बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। बिल्कुल, यहाँ कैश कॉलम है, ये नहीं है, कैश कॉलम नहीं होता। ये आपके सर प्रैक्टिकली क्वेश्चंस हैं तो ये आप देख लेना अपने आप। व्हेन ड्राइंग अ BRS इफ यू स्टार्ट विद अ डेबिट बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, आपने स्टार्ट किससे किया है, डेबिट बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट का मतलब, बैंक स्टेटमेंट में डेबिट का मतलब तो माइनस हो गया, यानी माइनस वाली साइड आ रहा है। अब होता है अनप्रेजेंटेड चेक, अनप्रेजेंटेड चेक। अब ध्यान से देखना बच्चे इसको, ये प्लस वाली साइड है, ये माइनस वाली साइड है। मैंने स्टार्टिंग यहां से की है और बैलेंस किसका है, पासबुक का बैलेंस है। बिल्कुल ध्यान से समझना। अब अनप्रेजेंटेड चेक मतलब मैंने चेक इशू किया तो मैंने कैश बुक कम कर दी है, लेकिन पासबुक कम नहीं हुई है, तो मुझे पासबुक को कम करना है, क्योंकि बैलेंस पासबुक का गिवन है तो मुझे पासबुक को कम करना है। मैं पासबुक को भी लिखूंगा, यहां पे लिखूंगा माइनस साइड। अब आप कहोगे ये क्या हो रहा है, ऐड या डिडक्ट? मैं कहूंगा ये ऐड हो रहा है। आप कहोगे सर ये तो माइनस साइड आ रहा है। सर साइड नहीं देखनी इस तरह के क्वेश्चन में, बैलेंस देखना है। ओपनिंग बैलेंस की साइड अगर आ गया तो वो उस बैलेंस में ऐड हो रहा है, तो वो उस बैलेंस में ऐड हो रहा है बच्चे, ये ध्यान रखना प्लीज। सिक्स्थ क्वेश्चन था हमारा ये ना, ये देखो सिक्स्थ क्वेश्चन का ए पार्ट। तो इन चीज को आपको ध्यान रखना है कि जब भी ये पूछेगा ना ऐड या सब्ट्रैक्ट, तो साइड नहीं, जिस साइड ओपनिंग बैलेंस है अगर उसी साइड आ रहा है तो वो ऐड हो रहा है, दूसरी साइड आ रहा है तो माइनस हो रहा है। अगर यहां पर आ जाता ना ये अमाउंट यहां पर आ जाता तो मैं कहता फिर ये डिडक्ट हो रहा है, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस इधर है। When drawing up BRS, if you start with debit balance as per बैंक स्टेटमेंट, following are added। अब देखो फिर दोबारा डेबिट बैलेंस एज पर
बैंक स्टेटमेंट का मतलब होता है नेगेटिव बैलेंस। तो पासबुक का नेगेटिव बैलेंस अब कौन सा ऐड होगा वो बताना है। चेक इशू किया बट नॉट प्रेजेंटेड, तो जो पहला पॉइंट है, चेक इशू करूंगा तो मेरी कैश बुक कम हो जाएगी, पासबुक ज़्यादा है, अब मैं पासबुक को भी कम करूंगा तो पास ये माइनस में आ रहा है, यानी ये ऐड हो रहा है, यानी ये ऐड हो रहा है। बी आर कलेक्टेड डायरेक्टली बाय बैंक, तो इसको मैं माइनस करूंगा, तो सेकंड वाला पॉइंट भी आपका ऐड हो रहा है। ओवरकास्टिंग, ओह बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया है, ओवरकास्टिंग डेबिट साइड ऑफ बैंक अकाउंट इन कैश बुक। कैश बुक में डेबिट साइड ज्यादा आ रही है, कैश बुक में डेबिट साइड ज्यादा आ रही है। अच्छा, कैश बुक में डेबिट साइड मतलब रिसिप्ट वाली साइड, कैश बुक में डेबिट साइड मतलब रिसिप्ट वाली साइड। अगर रिसिप्ट वाली साइड ज्यादा आ रही है तो कैश बुक का बैलेंस ज्यादा आ रहा होगा। अगर कैश बुक का बैलेंस ज्यादा आ रहा है, कैश बुक का बैलेंस ज्यादा आ रहा है, पासबुक का बैलेंस कम आ रहा है, तो पासबुक का बैलेंस बढ़ा दो। थर्ड वाला प्लस में आ रहा है, यानी ये ऐड नहीं हो रहा, सिर्फ 1 and 2 ऐड हो रहा है, ओनली 1 and 2। तो सेवंथ का आंसर देखना बी होगा, ये रहा। तो इनको इस तरीके से आपको समझना है बच्चे। तो ये आपका बीआरएस का चैप्टर था, कुछ इलस्ट्रेशंस हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको प्लीज रिवाइज कीजिएगा। और मैं बार बार कह रहा हूं कि कोई भी डाउट आएगा तो आप व्हाट्सएप कर सकते हो, नंबर आपके पास है, तो इनको आप लोग एक बार रिवाइज कीजिए यहां तक, ठीक है, यहां तक आप इसको रिवाइज कर लेना। अब मैं आप लोगों के साथ एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करता हूं बच्चे। तो अब मैं शुरू करता हूं आप लोगों के साथ अपना एक न्यू चैप्टर, एनपीओ स्टार्ट करते हैं हम लोग। बीआरएस कंप्लीट किया हमने, और बीआरएस के बाद अगर मैं आपसे बात करूं तो चैप्टर नंबर 2 हमारा कंप्लीट हुआ, चैप्टर नंबर 3 आपके स्टडी मॉड्यूल के अकॉर्डिंग हमारा कंप्लीट हुआ। और अब मैं एक ऐसा चैप्टर उठाता हूं, थोड़ा सा लेंदी है बट इम्पॉर्टेंट है, 10 मार्क्स की वेटेज मान के चलिए, आपके एग्ज़ाम में 10 मार्क्स का ये चैप्टर आएगा, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। आप मेरे से पूछोगे सर एनपीओ क्या है या एनपीओ का मतलब क्या है। अगर आप कॉमर्स से हो तो एनपीओ आप लोगों ने क्लास 12th में पढ़ा था, लेकिन अगर आप नॉन कॉमर्स स्टूडेंट हैं तो एनपीओ आपके लिए एक न्यू एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक रहेगा। एनपीओ स्टैंड्स फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं है। द मोटिव ऑफ एनपीओ इज टू प्रोवाइड सर्विसेज आइदर टू इट्स मेंबर्स और टू द सोसाइटी। एनपीओ बेसिकली क्या करती है ना, एनपीओ हो गई वो ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट कमाने के लिए जो पैदा हुई नहीं है। एनपीओ का जन्म हुआ है सिर्फ सेवाएं करने के लिए, सिर्फ सर्विसेज देने के लिए। और ये सर्विसेज किसको हो सकती हैं, ये सर्विसेज वो अपने मेंबर्स को भी दे सकती है, और ये सर्विसेज वो सोसाइटी को भी दे सकती है। प्रॉफिट अर्निंग is not an objective of any NPO। प्रॉफिट अर्निंग किसी भी एनपीओ का ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता। अगर कोई एनपीओ ये कहती है कि हम तो प्रॉफिट कमाएंगे, तो सॉरी, फिर वो एनपीओ ही नहीं है। एनपीओ का ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना कभी भी नहीं होगा, याद रखना इस चीज को। अब कुछ एग्जांपल्स देख लें एनपीओ के। जिस स्कूल से आपने स्कूलिंग की है वो स्कूल एनपीओ था। क्या कह रहे हैं सर, वो तो बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां थी उनके ओनर के पास, बिल्कुल थी। प्रैक्टिकली शायद वो प्रॉफिट कमा रहे हैं उस स्कूल से, बट थ्योरेटिकली अगर मैं आपके साथ बात करूंगा तो यस, स्कूल्स आर कैटेगराइज्ड एज एनपीओ, जिसको आप लोग नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बोलते हो।
इसके अलावा आपके आस पड़ोस जो हॉस्पिटल्स हैं, वो हॉस्पिटल्स भी एनपीओ हैं, वहाँ भी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खड़ी हैं, वो भी बड़ा पैसा कमा रही हैं, लेकिन क्या करें, थ्योरेटिकली वो एनपीओज हैं। अच्छा, इसके अलावा कई बार हमने देखा है ना, कोई सोसाइटीज़ होती हैं, सोसाइटीज़, कुछ सोसाइटीज़ होती हैं, हाउसिंग सोसाइटीज़ की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, जो भी मेरी हाउसिंग सोसाइटी हो गई, उनका मेन पर्पस क्या होता है, अपनी सोसाइटी की मेंटेनेंस रखना, अपनी सोसाइटी के मेंबर्स को सर्विसेज प्रोवाइड करना। सोसाइटी हो गई, हाउसिंग सोसाइटी हो गई, और कौन होता है? अच्छा, आपने कई बार सुना है क्लब्स। क्लब्स बेसिकली क्लब्स बेसिकली आपको सर्विसेज देता है, किसको? अपने मेंबर्स को। ये स्कूल, हॉस्पिटल, ये सर्विसेज देते हैं किसको? सोसाइटीज़ को, सोसाइटी को, बल्कि सोसाइटीज़ नहीं बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे सोसाइटी को। और जब मैं ये, जैसे ये भी है, तो ये किसको सर्विस देगी? ये अपने मेंबर्स को सर्विस देगी। क्लब्स हो गए, क्लब्स होते हैं ना सर, क्लब्स बेसिकली मेंबर्स को सर्विस देते हैं। और किस तरह की सर्विस? एंटरटेनमेंट सर्विस, रिक्रिएशन सर्विसेज, कि आप अपने क्लब्स में जाइए, क्लब्स में जाकर आप अपना माइंड फ्रेश कीजिए, गेम्स खेलिए, पार्टीज कीजिए। आपने सुना होगा कुछ फेमस क्लब्स भी हैं, जिम खाना क्लब्स, फ्रेंड्स क्लब्स, न्यू फ्रेंड्स क्लब, इस तरीके से। तो ये बेसिकली क्या हो गई? तो मैंने आपके साथ दो एग्जांपल लिए, दो ऐसी एनपीओ जो सर्विसेज दे रही है किसको? सोसाइटी को। और दो ऐसी एनपीओज जो सर्विस दे रही है किसको? अपने खुद के मेंबर्स को। अब सवाल ये उठता है सर कि ये जो सर्विसेज दे रही हैं, तो इनके पास पैसा कहाँ से आ रहा है? देखिए, आप रास्ते में जा रहे हो, आपको एक भिखारी, एक बैगर नजर आया, वो बेचारा काफ़ी दरिद्र हालत में है, आपसे उसकी हालत देखी नहीं गई, आप उसकी मदद करना चाहते हो, तो आप क्या करोगे? आप अपने कपड़े निकाल के उसको दे देंगे? क्या करोगे आप? अपना जो वॉलेट है वो सारा उस पर खाली कर देंगे? चलो, मैंने कहा आपने खाली कर दिया, अच्छी बात है। आप थोड़ी सी और आगे चले, आपको एक और बैगर नज़र आया। इंडिया है, बैगर्स की तो कमी है नहीं, नंबर ऑफ बैगर्स आपको नज़र आए, आप सबको कुछ ना कुछ देते चले गए। आखिरी में क्या होगा इसका रिजल्ट? हम और आप खुद ही भिखारी बन जाएंगे, फिर हमें किसी से मदद मांगनी पड़ेगी। व्हाट आई मीन टू से कि अगर आपको किसी की मदद करनी भी है, अगर आपको किसी को सर्विसेज देनी भी है, तो उसके लिए आपके पास कुछ इनफ्लो तो होना चाहिए, आपके पास कुछ पैसा होगा, तभी तो आप किसी की मदद कर पाओगे। आप अपने खुद के रिसोर्सेज से कब तक मदद करोगे? एक पॉइंट ऑफ टाइम पर आपके आपके वो रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे, फिर क्या करोगे? फिर हमें खुद को मदद की जरूरत पड़ेगी। तो ऐसे ही एनपीओ, ऐसा नहीं है कि एनपीओ पे जो पैसा है उसने धड़ल्ले से सारा लगा दिया, सारा उड़ा दिया, नहीं सर, कुछ इनफ्लो भी तो चाहिए, तभी तो आप आउटफ्लो करोगे। तो मैं आपसे बात कर रहा हूं कि भाई एनपीओ की मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या है? मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ एन एनपीओ, किसी भी एनपीओ की मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या है? सबसे मेन जो इनकम होती है वो होती है आपकी सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन बेसिकली क्या है? पेड बाय मेंबर, मेंबर पे करते हैं टू रिटेन देयर मेंबरशिप अलाइव, ताकि उनकी जो मेंबरशिप है ना वो जिंदा रहे, वो जीवित रहे, उनकी मेंबरशिप एक्सपायर ना हो। तो इसके लिए मेंबर्स क्या करते हैं? इसके लिए मेंबर्स एक मेंबरशिप फी पे करते हैं, पर एनम पे करते हैं, पर मंथ पे करते हैं, रेगुलरली पे करते हैं। तो ये रेगुलर पेमेंट जो मेंबर कर रहे हैं एज अ मेंबरशिप फी टू द एनपीओ, ताकि वो मेंबर बने रहें, उस मेंबरशिप फी को क्या नाम दिया गया? उसे नाम दिया गया सब्सक्रिप्शन।
उसे नाम दिया गया सब्सक्रिप्शन। और क्या हो सकती है इसकी इनकम? सबसे इंपॉर्टेंट तो सब्सक्रिप्शन है। अच्छा, इसके बाद एक आती है डोनेशन। सर डोनेशन भी इनकम होती है क्या एनपीओ की? डिपेंड करता है डोनेशन के टाइप पर। पेड बाय आउटसाइडर्स, आउटसाइडर पे करते हैं इसको, पेड बाय आउटसाइडर टू एनपीओ। अब डोनेशन के दो टाइप हैं, टाइप ऑफ डोनेशन। कौन से दो टाइप हैं डोनेशन के? एक होती है जनरल डोनेशन और एक होती है स्पेसिफिक डोनेशन। जनरल डोनेशन का क्या मतलब है भाई? आपके घर पर एनजीओ वाले आए, आपके घर पर एनजीओ वाले आए जो कि आपका एनजीओ होती हैं, एनपीओ होती हैं वो भी, और आपसे उन्होंने बोला कि हमें ना डोनेशन चाहिए। आपने पूछा सर किस पर्पस के लिए डोनेशन चाहिए? उन्होंने कहा सर जनरली हमें डोनेशन चाहिए, अभी तो हमने कोई पर्पस नहीं इसका डिसाइड किया है, आप हमें डोनेशन दीजिए, हम और लोगों से भी डोनेशन मांग रहे हैं, जब ये पैसा कलेक्ट हो जाएगा फिर हम देखेंगे इसको कहाँ यूटिलाइज करना है। यानी कि जो डोनेशन आप दे रहे हो, जो डोनेशन आप दे रहे हो, क्या वो डोनेशन किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए दे रहे हो? द आंसर इज नो। आप उसे सिर्फ डोनेशन दे रहे हो, उसके साथ कोई स्पेसिफिक पर्पस अटैच नहीं है, तो वो बनती है जनरल डोनेशन। क्या बनती है? जनरल डोनेशन। लेकिन जब आपने उनसे पूछा कि भाई मैं डोनेशन तो दूंगा, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, मैं आपको जो डोनेशन दे रहा हूं वो सिर्फ और सिर्फ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में लगनी चाहिए। मैं एक एनजीओ, एक एनपीओ के आगे से निकल रहा था, मैंने देखा उनकी बिल्डिंग जो है वो काफ़ी बेकार हालत में है और मुझे काफ़ी उन पर दया आई। मैंने कहा कि यार ये तो काफ़ी बुरी हालत में है इनकी बिल्डिंग, पता नहीं यहाँ लोग कैसे रह रहे होंगे। तो मैंने उनकी मदद करने की सोची और मैं अंदर गया और मैंने उनको मदद पेश की। मैंने उनको बोला मैं 1 लाख रुपीज़ आपको डोनेशन दूंगा, आप बिल्डिंग ठीक करा लो। तो यहाँ जो मैं डोनेशन उनको दे रहा हूँ ना, उसके साथ एक स्पेसिफिक पर्पस है। क्या पर्पस है? बिल्डिंग का, बिल्डिंग को रेनोवेट कराना है, बिल्डिंग को ठीक कराना है। तो ये डोनेशन कैसी डोनेशन कहलाएगी? ये कहलाएगी आपकी स्पेसिफिक डोनेशन या स्पेशल डोनेशन। जनरल डोनेशन नॉट फॉर एनी पर्टिकुलर पर्पस। जनरल डोनेशन किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए नहीं होती। स्पेसिफिक डोनेशन बिल्कुल, इट इज फॉर एनी स्पेसिफिक पर्पस, ये किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए होती है। जब आप डोनेशन देते हो और वो किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए नहीं है तो वो ट्रीट की जाती है एज एन इनकम, उसको आप ट्रीट करते हो एज एन इनकम ऑफ एनपीओ। लेकिन अगर किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए डोनेशन है तो वो इनकम नहीं बनती है, इट इज कंसिडर्ड एज लाइबिलिटी ऑफ एनपीओ। वो बनती है लाइबिलिटी उस एनपीओ की। लाइबिलिटी क्यों बनी सर? क्योंकि आपने किसी से पैसा लिया है और वो जो पैसा लिया है उसके साथ एक अटैचमेंट है कि ये पैसा सिर्फ और सिर्फ इस पर्पस के लिए यूज होगा। तो जब तक आप उसको उस पर्पस के लिए यूज नहीं कर लेते हो, जब तक आप उसको उस पर्पस के लिए यूज नहीं कर लेते हो, तब तक वो आपकी बुक्स में आपकी लायबिलिटी नजर आती रहती है। आई होप क्लियर होगा आपको। दो मैंने आपके साथ बेसिक जो इसकी मेन सोर्स ऑफ इनकम है, दो वो मैंने आपके साथ डिस्कस की, सब्सक्रिप्शन, डोनेशन। एक और समझना, एक होती है लीगेसी। लीगेसी बोल लो, लीगेसी बोल लो, LEGACY। लीगेसी क्या होती है?
डोनेशन थ्रू विल ऑफ अ डिजीज्ड, डिजीज का मतलब होता है डाइड पर्सन। कोई अमीर आदमी है, काफी अमीर सेठ हैं एक, अब वो अपनी आखिरी सांसें ले रहे हैं, बेचारे किसी भी वक्त भगवान को प्यारे हो सकते हैं। उससे पहले उन्होंने देखा कि यार मेरे नाम पे 100 करोड़ की प्रॉपर्टी है, 100 करोड़ के मालिक हैं सेठ जी। सेठ जी ने कहा कि यार मेरे पास 100 करोड़ की प्रॉपर्टी है, मेरे पे 2 बच्चे हैं, दोनों नालायक, कोई भी काम पे ध्यान नहीं देता। उन्होंने एक विल बनाई और उस विल के अकॉर्डिंग उन्होंने एक को 30 करोड़ दिए, दूसरे को 30 करोड़ की प्रॉपर्टी दी। बचे हुए 40 करोड़ उन्होंने एक ऑर्फनेज को दे दिए, एक अनाथ आश्रम को दे दिए कि जी ये मैं डोनेट करता हूं। और ये कहाँ लिखा हुआ है? ये विल में लिखा हुआ है। ऐसा नहीं है कि वो जीते जी आप उनसे वो 40 करोड़ ले लोगे, नहीं। जब वो एक्सपायर हो जाएंगे, जब उनकी डेथ हो जाएगी, उसके बाद वो 40 करोड़ जाके ट्रांसफर होंगे किसको? उस ऑर्फनेज होम को सॉरी, उस अनाथ आश्रम को। तो यहां पे क्या हो रहा है? यहां पर आप डोनेशन कर तो रहे हो, लेकिन वो डोनेशन किसके थ्रू हो रही है? वो डोनेशन एक विल के थ्रू हो रही है, एक वसीयत के थ्रू हो रही है। विल मतलब वसीयत। तो लीगेसी भी एक टाइप की डोनेशन ही होती है, बट वो डोनेशन मरने के बाद मिलेगी और विल के थ्रू मिलेगी। क्लियर है यहां तक? ये 3 आपकी बेसिक सोर्स ऑफ इनकम है, ये 3 आपकी बेसिक सोर्स ऑफ इनकम है। अब मैं आगे बढ़ता हूं आपके साथ कि भाई मैंने आपको बता दिया इनफ्लो कहां से होगा। ये इनफ्लो इन 3 जगह से होगा, और इस इनफ्लो को आप कहां अप्लाई करोगे? इस इनफ्लो को आप अपने मेंबर्स या सोसाइटी की सर्विसेज के लिए अप्लाई करोगे। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, और मैं आपसे बात करता हूं कौन से फाइनल अकाउंट्स हैं, फाइनल अकाउंट्स टू बी प्रिपेयर्ड बाय एन एनपीओ। कौन कौन से अकाउंट हैं जो एक एनपीओ प्रिपेयर करेगा? मेनली 3 अकाउंट एक एनपीओ प्रिपेयर करता है। एक होता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, एक होता है आपके पास इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और एक जो आप लोग पहले से पढ़ते आ रहे हो वो होती है आपके पास बैलेंस शीट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आप लोगों ने मेरे से अभी डिस्कस किया था ना लेक्चर में, प्रीवियस कुछ लेक्चर्स में हमने बात की थी कैश बुक में। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट सेम एज कैश बुक, पैसा आएगा रिसिप्ट, पैसा जाएगा पेमेंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, अच्छा कैश बुक ये होता है रियल अकाउंट, एसेट से रिलेट हो गया ना। कैश क्या होता है? कैश एसेट होता है। अगर आप कैश बुक या कैश का अकाउंट बना रहे हो तो वो रियल अकाउंट हो गया। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आपका बनता है बिल्कुल किसकी तरह? बिल्कुल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर आप कॉमर्स वाले हो तो आपको पता है, कॉमर्स वाले नहीं हो तो आपको पता लगेगा, हमारे पास चैप्टर है इसका भी, सेम एज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और इस अकाउंट का नेचर हो जाता है नॉमिनल। नॉमिनल क्यों? क्योंकि ये आपका इनकम और एक्सपेंडिचर के साथ डील करता है। पैसा मतलब क्या आपकी इनकम है, क्या आपकी कमाई है और क्या आपका खर्चा है, उसके साथ डील करता है आपका। उसके साथ डील करता है आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कि क्या आपने कमाया, कहाँ आपने खर्च किया, वो सब आप इसमें देखते हो। और बैलेंस शीट तो आपका है ही। बैलेंस शीट के लिए हमेशा याद रखना कि इट इज नॉट एन अकाउंट, ये कोई अकाउंट नहीं है। बैलेंस शीट बेसिकली, बैलेंस शीट
इज अ स्टेटमेंट, ये एक स्टेटमेंट होती है। और बैलेंस शीट को आप लोग फाइनेंशियल पोजीशन स्टेटमेंट के नाम से भी जानते हो, और जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर होते हैं या प्रॉफिट एंड लॉस होते हैं उनको हम लोग इनकम स्टेटमेंट के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यूज नहीं होता, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यूज नहीं होता क्योंकि एनपीओ प्रॉफिट कमाने के लिए है ही नहीं। तो बेसिकली ये 3 अकाउंट जो कि एक एनपीओ प्रिपेयर करती है। अब मैं एक एक करके आपके साथ इनके साथ डिस्कस करता हूं। सबसे पहले मैं आपके सामने फॉर्मेट रखता हूं, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट, अमाउंट, पेमेंट अमाउंट। और मैंने आपको बताया जस्ट लाइक कैश बुक कह लीजिए या कैश अकाउंट कह लीजिए, जस्ट लाइक कैश बुक या फिर कैश अकाउंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट में क्या आएगा? पैसा आए, कहीं से भी आए फर्क नहीं पड़ता, कहीं से भी पैसा आए फर्क नहीं पड़ता। अगर पैसा आ रहा है तो वो रिसिप्ट साइड जाएगा, अगर पैसा जा रहा है तो वो पेमेंट साइड जाएगा। अच्छा, आपको यहाँ पे जो स्टार्टिंग होगी वो स्टार्टिंग होगी बैलेंस बीडी, जो भी आपका कैश का ओपनिंग बैलेंस है, यानी लास्ट ईयर क्लोजिंग था, इस बार ओपनिंग बना वो। फिर जो भी आपको कैश रिसीव हुआ, टू कैश रिसीव्ड, चाहे वो करंट ईयर का हो, चाहे वो प्रीवियस ईयर का हो, चाहे वो नेक्स्ट ईयर का हो, कहीं का भी हो, आपको सब्सक्रिप्शन मिलता है हर मंथ। पूरे साल 12 महीने का सब्सक्रिप्शन मिलता, आपको 16 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन मिला, 16 महीने का। 12 महीने करंट ईयर के थे, 3 महीने प्रीवियस ईयर किसी का बच रहा था वो थे, 1 मंथ नेक्स्ट ईयर था। जो भी टोटल हो, किसी भी ईयर से रिलेट करता हो, कुछ भी हो, वो सब यहां पर आएगा। प्लस रिसिप्ट, जो आपको पैसा मिला वो चाहे रेवेन्यू नेचर की रिसिप्ट हो, चाहे कैपिटल नेचर की रिसिप्ट हो, कुछ भी हो, चाहे रेवेन्यू नेचर की रिसिप्ट हो, चाहे कैपिटल नेचर की रिसिप्ट हो, कैसी भी रिसिप्ट हो। अब अगर आपको इसकी नॉलेज नहीं है तो इसको समझ लो कि रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है या कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है। एक ऐसी रिसिप्ट जो आपको रेगुलर इंटरवल पर मिलेगी, जो आपके बिजनेस या आपकी वर्किंग से रिलेट करती है। जैसे मैं आप लोगों को कोचिंग प्रोवाइड करता हूं, तो इस कोचिंग इंडस्ट्री से बच्चों से मुझे जो फीस मिलेगी वो मेरी रेवेन्यू रिसिप्ट है, वो मेरी रेवेन्यू रिसिप्ट है। लेकिन कोई ऐसी रिसिप्ट जो मेरे बिजनेस से रिलेट नहीं करती, मेरी वर्किंग से रिलेट नहीं करती, आज मिली है, शायद दोबारा मिलेगी नहीं मिलेगी, कब मिलेगी कोई आइडिया नहीं है, उसे कैपिटल रिसिप्ट कहेंगे। एग्जाम्पल, मान लो मैंने अपनी कार सोल्ड कर दी, तो जो गाड़ी मैंने बेची, गाड़ी बेच के मुझे जो पैसा रिकवर हुआ, जो रिसीव हुआ, वो मेरी कैपिटल रिसीव्ड है। क्यों? क्योंकि कार बेचना मेरा बिजनेस नहीं है। आपने मेरी गूगल ड्राइव क्लास परचेज की, आपने पेमेंट की, वो जो मुझे पेमेंट मिली है वो रेवेन्यू रिसिप्ट है, क्योंकि वो मेरा बिजनेस है और वो मुझे रेगुलर मिलती रहेगी। तो ये रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट में फर्क है। अब चाहे वो रेवेन्यू रिसिप्ट हो, चाहे वो कैपिटल रिसिप्ट हो, फर्क नहीं पड़ता, बस रिसिप्ट होनी चाहिए। अगर रिसिप्ट है, अगर रिसिप्ट है तो वो मेरा रिसिप्ट साइड जाएगा, चाहे रेवेन्यू हो, चाहे कैपिटल रिसिप्ट हो, चाहे प्रीवियस ईयर की हो, चाहे करंट ईयर की हो,
चाहे नेक्स्ट ईयर की हो, कभी की भी हो, अगर आपको पैसा मिला तो वो रिसिप्ट साइड जाएगा। यहां पर आप इसका टोटल करते हो। इसी तरीके से हम आते हैं पेमेंट पे। पेमेंट में क्या आएगा? जो आपने कैश पे किया, बाय कैश पेड। रूल अभी भी सेम है, चाहे वो कैश आपका करंट ईयर का हो या फिर नेक्स्ट ईयर का हो या फिर प्रीवियस ईयर का हो। करंट ईयर का हो, करंट ईयर का आपको पैसा आपने पे किया, जैसे मैं सैलरी पे करता हूं अपने स्टाफ को, मैं सैलरी पे करता हूं अपने स्टाफ को, अब इसको ऐसे समझो, और मैं सैलरी पे करता हूं पर मंथ 20,000, तो मुझे पूरे ईयर में कितनी पे करनी थी? 240, बट मैंने पे कर दी 3 लाख। 60,000 ज़्यादा पे कर दी मैंने। क्यों ज़्यादा पे कर दी मैंने 60,000? क्योंकि 30,000 तो उसमें ऐसी है जो प्रीवियस ईयर की रुकी हुई थी मेरे स्टाफ की, मैंने वो दी। रिमेनिंग 30,000 किसी को एडवांस चाहिए था नेक्स्ट ईयर का, मैंने पहले दे दिया। यहां कितना आएगा? जो करंट ईयर से रिलेटेड है वो आएगा? नहीं सर, जितना आपने पे किया, चाहे करंट ईयर का हो, चाहे प्रीवियस ईयर का हो, चाहे नेक्स्ट ईयर का हो, जितना पे किया सारा आता है पेमेंट में। और साथ ही साथ चाहे वो पेमेंट आपकी कोई सी भी पेमेंट हो, कोई सी भी पेमेंट से मेरा मतलब है उसका नेचर चाहे रेवेन्यू पेमेंट हो, चाहे कैपिटल नेचर हो यानी कैपिटल पेमेंट हो। रेवेन्यू पेमेंट मतलब वो पेमेंट जो रेगुलर आप अपने बिजनेस में करते हो, बिजनेस को रन करने के लिए, जैसे सैलरी पे करना, प्रीमाइसिस का रेंट पे करना, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना, कुछ भी इस तरीके का खर्चा, मटेरियल परचेज करना, गुड्स परचेज करना, ये सब आपका क्या है? ये सब आपका रेवेन्यू पेमेंट्स हैं। कैपिटल पेमेंट, कैपिटल पेमेंट हो गया आपने कोई फिक्स्ड एसेट परचेज किया, आपने कोई फिक्स्ड एसेट परचेज किया, वो आपकी कैपिटल पेमेंट है। जैसे मेरे को बिल्डिंग परचेज करनी थी, मैंने एक बिल्डिंग परचेज कर ली, तो वो मेरी कैपिटल पेमेंट है। अब एक बार करिए ना, बार बार थोड़ी मैं बिल्डिंग परचेज करता रहूंगा। मेरे को कोई व्हीकल परचेज करना था अपनी एनपीओ के लिए, मैंने परचेज कर लिया। मुझे कोई फर्नीचर परचेज करना था, ये सब कैपिटल पेमेंट है। वंस इन अ लाइफ टाइम या वंस इन अ वेरी लॉन्ग टाइम, वो आपकी कैपिटल पेमेंट है। तो यहाँ पे मुझे अमाउंट लिखना था, वो अमाउंट ये रहा, और यहाँ पे मैंने कैश पे किया है, वो ये रहा, बस। अब आप इस साइड का, डेबिट वाली साइड का टोटल करोगे, ये मैंने डेबिट वाली साइड का टोटल किया, और उसमें से मैं इस वाले को माइनस कर दूंगा, यानी ये मेरे को कैश रिसीव हुआ, उसमें से मेरा ये कैश पे हुआ, तो मेरे पास जो कैश बचा उसको नाम दिया जाएगा बाय बैलेंस सीडी, बैलेंसिंग फिगर। ये क्या है आपका बैलेंस सीडी? ये बैलेंस सीडी है आपका कैश क्लोजिंग बैलेंस। कैश का क्लोजिंग बैलेंस है आपका बैलेंस सीडी। तो कुछ इस तरीके से आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनता है। अब मैं आपके साथ बात करूंगा नेक्स्ट अकाउंट की, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। एनपीओ एक दूसरा अकाउंट बनाती है, नॉमिनल नेचर का होता है। नॉमिनल अकाउंट उस अकाउंट को कहा जाता है जिससे कि आप लाभ और हानि का पता लगाते हो, यानी जिससे आपका प्रॉफिट या लॉस निकलता है। हालांकि यहाँ प्रॉफिट और लॉस होगा नहीं, बट इनकम तो होगी, सरप्लस तो होगा, कुछ तो होगा। आपने ज़्यादा खर्च किया या आपने कम खर्च किया, वो तो पता लगेगा। तो जिस अकाउंट से आप अपनी इनकम, अपने खर्चे पता लगाते हो, उसको नॉमिनल नेचर का अकाउंट कहते हैं। अगर मैं आपके साथ यहाँ पे आता है, डेबिट साइड है ये वाली, डेबिट मतलब खर्चा, एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम अमाउंट। ये आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ।
अब समझो मेरी बात। अच्छा, आपको पता है, अगर मैं आपके साथ एक बार डिस्कस करूं थोड़ा सा, आपको बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के क्या बेसिस है या अकाउंटिंग किस तरीके से काम करती है। अकाउंटिंग को काम करने के या अकाउंटिंग को रिकॉर्ड करने के ना दो अलग अलग बेसिस होते हैं। थोड़ा सा हट के जा रहा हूं क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर इसी पे बेस करेगा आपका। कैश बेसिस होता है और एक एक्रूअल बेसिस होता है। एक कैश बेसिस होता है, एक एक्रूअल बेसिस होता है। कैश बेसिस के अकॉर्डिंग आपकी इनकम क्या होती है, जो भी कैश आपको रिसीव हुआ, कैश बेसिस के अकॉर्डिंग जो भी कैश आपको रिसीव हुआ वो आपकी इनकम है। और कैश बेसिस के अकॉर्डिंग आपका एक्सपेंस क्या होता है, जो भी कैश आप पे करते हो, कैश बेसिस के अकॉर्डिंग जो भी कैश आप पे करते हो वो आपका एक्सपेंस होता है। अब इनकम पे आ जाओ। एक्रूअल बेसिस के अकॉर्डिंग आपकी इनकम कौन सी होती है, जो भी इनकम आपकी रिलेट करती है करंट ईयर से। यहां इस चीज से फर्क नहीं पड़ेगा कि कितना कैश मिला या कितना कैश आपने दिया। ऐसे ही आपका एक्सपेंस क्या होता है, जो करंट ईयर से रिलेट करता है। मैं एक एग्जांपल के साथ डिस्कस करता हूं आपके साथ। मान लो मेरी सैलरी है पर मंथ, सैलरी पे जो करता हूं मैं, सैलरी टू बी पेड ₹50,000 पर मंथ। मुझे सैलरी कितनी पे करनी थी या मुझे कितनी सैलरी देनी थी अपने स्टाफ को, 50,000 पर मंथ देनी थी। 50,000 पर मंथ के हिसाब से मेरी पूरे साल की सैलरी होती 6 लाख। ईयरली एक्सपेंस ऑफ सैलरी, सैलरी से रिलेटेड मेरा ईयरली एक्सपेंस कितना होता, सैलरी से रिलेटेड मेरा ईयरली एक्सपेंस होता 6 लाख। लेकिन फिर आपको कहा गया कि एक्चुअल सैलरी पेड, आपने जो सैलरी पे की है ना, वो सैलरी पे की है ₹7 लाख। आपने 7 लाख की सैलरी पे कर दी। भाई 7 लाख की सैलरी क्यों पे कर दी हमने, 7 लाख की सैलरी आपने इसलिए पे कर दी क्योंकि आपने सैलरी पेड इन एडवांस, आपने कुछ सैलरी एडवांस में पे की है। कितनी, 1 लाख। तो ये ऐसे बनी है कि आपको पे करनी थी 6 लाख, लेकिन आपने उन दोनों को मिलाकर टोटल पे कितनी कर दी, क्योंकि आपने एडवांस भी दे दिया 1 लाख, तो 7 लाख दे दी। अब मैं कहता हूं आपसे कि कैलकुलेट करो सैलरी का एक्सपेंस, बताओ कितना होगा। सैलरी एक्सपेंस एज पर कैश बेसिस एंड एज पर एक्रूअल बेसिस। कैश बेसिस के अकॉर्डिंग सैलरी कितनी होगी और एक्रूअल बेसिस के अकॉर्डिंग सैलरी कितनी होगी। तो कैश बेसिस के अकॉर्डिंग खर्चा कितना होता है, कैश बेसिस के अकॉर्डिंग आप खर्चा लेते हो जो आपने पे किया होता है। तो पे कितना किया है मैंने सैलरी के नाम पर, 7 लाख। चाहे वो करंट ईयर का हो, चाहे वो प्रीवियस ईयर का हो, चाहे वो नेक्स्ट ईयर का हो, कभी का भी हो, अगर आपने उसको पे किया है तो कैश बेसिस के अकॉर्डिंग वो आपका एक्सपेंस बनता है। लेकिन एक्रूअल बेसिस के अकॉर्डिंग मेरा खर्चा होता है जो एक पर्टिकुलर ईयर में रिलेट करता है। चाहे मैंने उसे पे किया, चाहे मैंने उसे पे नहीं किया, चाहे मैंने ज़्यादा पे किया, चाहे मैंने कम पे किया, फर्क नहीं पड़ता। जो एक पर्टिकुलर एक्सपेंस होगा वो होगा, एक्रूअल बेसिस में बता रहा हूँ, जो एक पर्टिकुलर ईयर से रिलेट करता है। अब यहाँ पर आपका जो एक्रूअल बेसिस के अकॉर्डिंग खर्चा है वो खर्चा है 6 लाख, और जो बाकी 1 लाख बचा उसको हम नाम देते हैं एडवांस सैलरी पेड, एडवांस सैलरी पेड।
अगर इसी एग्जाम्पल को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करूं, मैं कहता हूं पर ईयर सैलरी जो है वो है ₹6 लाख, बट हमने पेड जो की है वो पेड की है सिर्फ 5,40,000, 5,40,000 हमने पे की है सिर्फ। इसका मतलब सैलरी ड्यू बट नॉट पेड, जो सैलरी ड्यू है लेकिन पे नहीं की, तो वो कितनी बनी? 60 बनी भाई। 5,40 आपने पे की है, एडवांस नहीं है इस क्वेश्चन में, इसमें है कि सैलरी जो आपने पे नहीं की है वो 60,000 है। अब अगर आपसे मैं बोलूंगा सैलरी एक्सपेंस बताओ, सैलरी एक्सपेंस एज पर सैलरी एक्सपेंस एज पर कैश बेसिस एंड एज पर एक्रूअल बेसिस। कैश बेसिस के अकॉर्डिंग सैलरी क्या होगी और एक्रूअल बेसिस के अकॉर्डिंग। तो कैश का मतलब जितना पे किया, कितना पे किया मैंने? 6 लाख। तो कैश बेसिस के अकॉर्डिंग मेरी सैलरी हो गई 6 लाख, लेकिन एक्रूअल बेसिस के अकॉर्डिंग मैंने पे कितना किया है? 5,40। लेकिन एक्रूअल बेसिस पेमेंट को नहीं देखता, एक्रूअल बेसिस किसको देखता है? जो एक करंट ईयर से रिलेट करता है। यहाँ पे ना कैश बेसिस में 6 लाख नहीं हुई, कैश बेसिस में तो 5,40 हुई ना, मैंने पे 5,40 किया है। एक्रूअल बेसिस में आएगा जितना आपका करंट ईयर से रिलेट करता है, और करंट ईयर से कितना रिलेट करता है? 6 लाख। आप बोलोगे सर पे तो किया ही नहीं, भले ही पे ना किया हो बट है तो करंट ईयर का ना। आपने पे नहीं किया वो मैं मानता हूं, लेकिन है तो करंट ईयर का, तो वो करंट ईयर का एक्सपेंस आपका बनेगा ही बनेगा। तो आप कहोगे सर ये जो बाकी बचा 60,000 है जो मैंने पे नहीं किया, उसको क्या नाम दूंगा? उसको आप नाम दोगे आउटस्टैंडिंग सैलरी या फिर सैलरी ड्यू बट नॉट पेड। दोनों में से आप कुछ भी उसको बोल लो, या तो आउटस्टैंडिंग सैलरी बोल लो या सैलरी ड्यू बट नॉट पेड। तो आई होप आपको कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस में फ़र्क समझ आ गया होगा। अब मैं वापस आता हूँ जहाँ पे मैंने छोड़ा था, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और आपको पता है ये जो बन रहा था रिसिप्ट एंड पेमेंट जो हम बना रहे थे, ये रिसिप्ट एंड पेमेंट हम बना रहे थे कैश बेसिस पर, यानी पैसा आया तो रिसिप्ट में, पैसा गया तो पेमेंट में। लेकिन जब मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर की बात करता हूं तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर हम लोग बनाते हैं एक्रूअल बेसिस में। एक्रूअल बेसिस से हमारा मतलब है कि एक पर्टिकुलर ईयर से रिलेटेड जो भी खर्चा है वो एक्सपेंडिचर में आएगा, एक पर्टिकुलर ईयर से रिलेटेड जो भी इनकम है वो आपकी इनकम में आएगी। चाहे आपने ज़्यादा पे किया, चाहे आपने कम पे किया, चाहे आपको ज़्यादा मिला, चाहे आपको कम मिला, कुछ भी हो, सब कुछ किस में आएगा? सब कुछ आपका एक्रूअल बेसिस पर चलेगा। आ जाओ, तो आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर एक्रूअल बेसिस पे रहेगा, ध्यान रखना इस चीज़ को। अब मैं आपके साथ बात करता हूं एक्सपेंडिचर में कैसे आएगा और क्या आएगा। टू एक्सपेंसेस रिलेटेड टू करंट ईयर। सिर्फ करंट ईयर के रिलेटेड जो एक्सपेंस है वो आएंगे, प्लस उन एक्सपेंसेस का नेचर भी क्या होना चाहिए? रेवेन्यू नेचर होना चाहिए। उनका नेचर भी क्या होना चाहिए? रेवेन्यू नेचर होना चाहिए। इसका मतलब आप देखो, आपको यहां पर नजर आया था ये जो आपने पेमेंट की थी ना कैश पे, तो एक तो करंट ईयर का प्लस रेवेन्यू नेचर का, ये दोनों मिलकर यहां आए हैं। करंट ईयर का होना चाहिए और रेवेन्यू नेचर का होना चाहिए, वही एक्सपेंडिचर आपका एक्सपेंडिचर में आएगा, वही आपका खर्चा बनेगा। इसी तरीके से इनकम क्या होगी? इनकम होगी आपकी वो इनकम जो रिलेट करेगी करंट ईयर से प्लस रेवेन्यू नेचर की होनी चाहिए, वो तो मैं आपको बता ही दिया है।
कि होनी रेवेन्यू नेचर की चाहिए, प्लस रेवेन्यू नेचर। ये इनकम आ गई, ये एक्सपेंडिचर आ गया। इस इनकम का टोटल करोगे, इस इनकम का टोटल करोगे, इस इनकम के टोटल में से आप एक्सपेंडिचर का टोटल माइनस करोगे। इसमें बीडीसीडी नहीं निकलता। जो नॉमिनल अकाउंट होते हैं, नॉमिनल अकाउंट में बीडीसीडी नहीं निकलता। नॉमिनल अकाउंट में आपका सीधा खर्चा या कमाई आती है। आपके जो भी खर्चे थे एक पर्टिकुलर ईयर से रिलेट करते हुए वो सब आपने यहाँ पे लिखे। आपकी जितनी इनकम थी एक पर्टिकुलर ईयर से रिलेट करती हुई वो सारी इनकम आपने यहाँ पे लिखी। इनकम का आपने टोटल किया और उस टोटल में से आपने एक्सपेंडिचर को माइनस कर दिया। अब जब आप इसको माइनस करोगे ना तो बैलेंस या तो यहाँ आएगा या यहाँ आएगा। यानी इनकम ज़्यादा होगी तो बैलेंस यहाँ पर आएगा, एक्सपेंडिचर ज़्यादा होगा तो बैलेंस यहाँ पर आएगा। अगर बैलेंस आता है डेबिट में तो आप उसे नाम दोगे टू सरप्लस और एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। अगर डेबिट साइड बड़ी है और क्रेडिट साइड छोटी है, यानी एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो गया, इनकम कम रह गई, तो वो बनेगा आपका डेफिसिट, या फिर आप इसे बोल सकते हो एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। दोनों में से आप कुछ भी बोल सकते हो। डन। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अच्छा, इसको मैं अब इसके बाद हम लोग किस पे आते हैं। अच्छा, दोनों में से ना कोई एक ही आएगा, ये ध्यान रखना। दोनों नहीं आएंगे आपके पास, या तो ये या फिर ये, एनी वन। दोनों थोड़ी आ जाएंगे सर। जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे क्लास 11th में तो आप सरप्लस की जगह लिखते थे प्रॉफिट और डेफिसिट की जगह लिखते थे लॉस। अब वो नाम चेंज हो गया है, बस तरीका सेम है। फिर आप लोग बैलेंस शीट बनाते हो। बैलेंस शीट तो आप लोग बनाते आ रहे हो पहले से ही, बैलेंस शीट पे भी मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। ये आपकी बैलेंस शीट होती थी। इधर क्या आता है, इधर आता है लाइबिलिटी अमाउंट, एसेट अमाउंट। आपने देखा था पेमेंट साइड पर, पेमेंट साइड पर आपको कुछ रिसिप्ट मिली थी। जो रिसिप्ट का नेचर क्या था, जिन रिसिप्ट का नेचर था आपके पास कैपिटल रिसिप्ट। अगर आपको कोई कैपिटल रिसिप्ट मिली है ना तो वो बेसिकली आपकी क्या बनती है, वो आपकी लाइबिलिटी बनती है। ऐसे ही अगर कोई कैपिटल पेमेंट है तो वो कैपिटल पेमेंट आपका क्या बनता है, वो कैपिटल पेमेंट आपका एसेट बनता है। वो कैपिटल पेमेंट आपका क्या बनता है, वो कैपिटल पेमेंट आपका एसेट बनता है। ठीक है जी। तो ये वही कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल पेमेंट आपका एसेट और लायबिलिटी में आएगा। इसके अलावा एक पॉइंट ध्यान रखना, यहां पर आप एक वर्ड यूज करोगे कैपिटल फंड। आप एक वर्ड यूज करोगे कैपिटल फंड। जैसे कैपिटल नहीं होती थी तो वो कैपिटल की जगह क्या लिखेंगे हम, कैपिटल फंड, बाकी लायबिलिटी, ये टोटल। इधर आपके एसेट्स और ये टोटल, और बैलेंस शीट मस्ट बी मैच्ड, टैली होनी चाहिए आपकी बैलेंस शीट। अगर बैलेंस शीट टैली नहीं हो रही है इट मीन्स आपने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलती की हुई है। आई होप यहां तक क्लियर होगा आपको। आज अपने इस लेक्चर में हम यहीं रोकेंगे। मैंने आपके साथ सिर्फ इनका ये एनपीओ का एक बेसिक डिस्कस किया। अपने नेक्स्ट लेक्चर में मैं जब आपके पास आऊँगा तो मैं एनपीओ को आगे कंटिन्यू करूँगा और इसके क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही बच्चे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।